प्रोग्राम शहरनामा में मैं आपकी होस्ट रुकाशा गुल आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज जिस शहर की सैर करवाने आपको लिए जा रही हूँ, वहाँ किसी दौर में 3 दरिया बहते थे। यही वजह है कि इस खित्ते को पंजाब के ज़रखेज़ तरीन खित्तों में शुमार किया जाता है। कई सदियों पहले यहाँ पर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और इस शहर की हिस्ट्री में एक मिस्ट्री है। वो ये कि ये खित्ता कुछ बरस पहले एक घना जंगल हुआ करता था, लेकिन आज इसका शुमार मुल्क के डेवलप्ड सिटीज में किया जाता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाग वाक़े है और कहा जाता है कि इस शहर को खरल और रिंद कबीले ने शोहरत दवाम बख्शी। तो आइए चलते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं जंगजुओं और बहादुरों के शहर की तरफ, यानी ओकाड़ा। ओकाड़ा और इस वक्त मैं यहाँ के जिना चौक में मौजूद हूँ। अब अगर तारीख को टटोलें तो इसके नाम को लेकर 2 आरा मिलती हैं। पहली तो ये कि इसका नाम हुआ करता था ओकड़ा, जिसका मतलब है बहादुर और जंगजुओं की सरजमीन, जो आहिस्ता आहिस्ता अदवार के उतार चढ़ाव की वजह से ओकाड़ा में तब्दील हो गया। अब दूसरी राय का कहना है कि इस नाम ओकाड़ा की वजह तस्मिया है यहाँ का ऊका का जंगल, यानी यहाँ पर एक दरख्त है जिसका नाम है उका। वो इतने कसीर तादाद में है कि इस इलाके को उका वाला कहा जाने लगा और फिर आहिस्ता 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 ये नाम भी ओकाड़ा में तब्दील हो गया। फिर 1922 में इस शहर को जिला का दर्जा दे दिया गया और ये हिस्सा है साहिवाल डिवीजन का। अगर इसके रकबे की बात करें तो वो है 4377 मुरब्बा किलोमीटर। इसकी आबादी को देखें तो वो है 3,57,935 और मर्दों और औरतों की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 50% मर्द हैं और 50% खवातीन। अब अगर इसकी तहसीलों की बात करें तो वो है 3। पहली ओकाड़ा, फिर आ जाती है रिनाला खुर्द और फिर आ जाती है दीपालपुर। अब बात करते हैं ओकाड़ा के महल्ले वकू की। तो जिला ओकाड़ा के जनूब में है बहावल नगर, जनूब मगरिब में है पाकपतन, मगरिब में साहिवाल, शुमाल में फैसलाबाद और ननकाना साहिब और दूर शुमाल में कसूर वाक़ है। जिला ओकाड़ा रेड क्लिफ लाइन यानी इंडो पाकिस्तानी सरहद पर वाक़ है। इसी वजह से दिफा के लिए इसकी जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ओकाड़ा छावनी को पाकिस्तान में अहम मकाम हासिल है। इस इलाका में बसने वाली मशहूर ज़ातों में सैयद, बलोच, शेख अराई, बोदला राव, भट्टी जट, कम्याना, मिंगन, लोधी, सियाल, गुज्जर, कंबो, वट्टू, जोया, डोगर और खरल शामिल हैं। इस खित्ते में पंजाबी जुबान का माझी और जांगली लहजा बोला जाता है। जिला ओकाड़ा ने बहुत सी ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जिन्होंने न सिर्फ इस धरती का मान रखा बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सरजमीन का नाम रोशन किया। जिला ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात में साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात समसाम बुखारी, सहाफ़ी जुनैद सलीम, सलमान गनी, शायरो कॉलम निगार ज़फ़र इकबाल, इस्लामी स्कॉलर गुलाम अली ओकाड़वी, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मंजूर वट्टू, साबिक सूबाई वजीर बराए आब पाशी मियाँ यावर जमान, साबिक वजीर दिफा राव सिकंदर इकबाल मरहूम, मुइनुद्दीन लखवी, जुगनू मोहसिन, मियाँ अता मानिका, सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल, स्टेज अदाकार सलीम अलबेला, क्रिकेटर जुल्फ़िकार बाबर, नॉवल निगार, शायर और नकाद अली अकबर नातिक, सफ़े अव्वल के अफसाना निगार सैयद गुलजार हसनैन, मुसन्निफ तारिक बलोच सहराई और मशहूर शायर मसूद अहमद का ताल्लुक भी ओकाड़ा से ही है।
नाज़रीन, इस वक्त मैं उकाड़ा की मशहूर जामिया मस्जिद उस्मानिया, जिसे गोल चौक मस्जिद भी कहा जाता है, उसके अहाते में मौजूद हूँ। इस मस्जिद को 1952 में एक सर्कुलर प्लान के मुताबिक तामीर किया गया था। 55 साला ये पुराना कॉम्प्लेक्स, जिसमें 120 छोटी दुकानें हैं, ये 4 अहम तिजारती बाज़ारों से घिरा हुआ है। और इन बाज़ारों की ख़ास बात ये कि इनके आगाज़ में एक एक बहड़ का दरख्त और एक हैंड पंप यानी नलका लगा हुआ है, ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा हो, वो सस्ता सकें और पानी पी सकें। और इस मस्जिद के बलाई मंजिल में 40 कोठियाँ हैं, जिन्हें दुकानदार गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें 10 रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं। इस मस्जिद का स्ट्रक्चर बहुत ही उम्दा और ख़ूबसूरत है, और इसका जो गोल होना है, सर्कुलर होना है, वो इसको यहाँ की बाकी इमारतों से मुनफरिद दिखाता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं उकाड़ा की पहचान यानी उस दरगाह पर मौजूद हूँ जो कि हज़रत करमा वाला शरीफ के नाम से मशहूर है। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी और उनके साहबजादों का मज़ार मुबारक है। ये GT रोड उकाड़ा और लाहौर जाने वाली शाहराह पर वाक़ है। इस इमारत में बड़ा ही खूबसूरत सफ़ेद पत्थर का काम किया गया है, और इसमें किया गया नक्शो निगारी का काम काबिल दीद है। इस दरगाह की एक बड़ी खूबसूरत बात ये कि यहाँ पर एक इदारा कायम किया गया है, जिसमें कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है, अलूम इस्लामिया सिखाए जाते हैं, और काफ़ी तुलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम भी हैं। कहते हैं ना कि किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में आप सैर करने जाएं और वहाँ की सौगात ट्राई ना की तो आपका जो सफ़रनामा है वो नामुकम्मल होगा। मैं चूँकि आज उकाड़ा की सैर कर रही हूँ, और उकाड़ा की मशहूर है यहाँ की देली स्वीट्स की फेमस कलाकंद और बर्फ़ी। मुँह में पानी आता जाएगा क्योंकि मैं खा रही हूँ। अब वो मशहूर क्यों है? क्योंकि यहाँ को मिल्क प्रोडक्शन का हब कहा जाता है। अब दूध जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से दूध की नहरें बहती हैं, तो वहाँ की प्रोडक्ट भी अगर अच्छी, ओरिजिनल, साफ़ सुथरी और मज़ेदार ना होगी तो ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त देली स्वीट्स के ओनर हाफिज़ मुकर्रम हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसी ख़ास बात क्या है सर? मैं बताता चलूँ कि इसकी जो सबसे ख़ास बात है, इसके अंदर हम लोग एक हमारा खालिस दूध है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट जहाँ से शुरू होती है वो दूध है। जब दूध अच्छा है तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। और हमारा अपना खोया है। और जो कलाकंद की स्पेसिफ़िकली बात करें तो इसके अंदर हम लोग एक पेठा और एक खोया, खालिस खोया, ये दो चीज़ों का मुरक्कब है, और इन दोनों को हम शामिल करके बहुत ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर इसको बनाया जाता है। और इसके अंदर बहुत मुनासिब किस्म का मीठा होता है, ताकि
हर किस्म का जो हर तरह तबका का है, हर जो- तरह हाँ, का जो वही। एज का एक बंदा है, जिसको कोई शुगर पेशेंट भी है, वो भी इसको चलें, ट्राई ये- कर सकते ये तो बड़ी अच्छी आपकी सोच है, ताकि हर जो बंदा है वो मीठे से महरूम ना हो, मीठे से मीठे के महरूम बगैर ना कोई हो। जिंदगी नहीं और है। मुझे ये बल्कि- बताएं कि आपका जो ये सिलसिला है ये कब से चल रहा है? 1948 से जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ थर्ड जनरेशन। यानी कि पाकिस्तान बनते ही इन्होंने अपना जी। काम शुरू कर दिया था। दादाजी हलवाई थे, वाला साहब हलवाई हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। सिंस 1948 वी आर वर्किंग हियर, तो दिस इज़ एक्चुअली आवर फर्स्ट ब्रांच जहाँ पे हम खड़े हैं। और यानी जब ये शुरुआत हुई थी तब की ब्रांच ये ये तब है। की ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच थी, उसके बाद फिर एक्सपेंड किया। लेकिन शहर की हम लोग शहर के अंदर ही रहे हैं, एक ब्रांच बाहर लेके गए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये था कि खालिस चीज़ें हाथ से बनाई जाएं, मशीनरी प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, टोटल हाथ का काम है और अपनी दूध की प्रोडक्शन है, और उसी दूध की प्रोडक्शन से हम लोग अपनी मिठाई तैयार करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि ओकाड़ा का दूध मतलब मशहूर है, तो वाकई मतलब आजकल के दौर में तो हर चीज़ में मिलावट मिलती है, क्या अब भी इसका दूध ऐसे ही खालिस है? इसके अंदर आप इंसान की अपनी प्योरिटी है, जो बंदा खुद प्योर है वो प्योर काम करने की कोशिश करता है, और आपको ढूंढने से मिल जाता है। जब वो कहते हैं ढूंढने से खुदा ढूंढे खुदा मिलता है, तो ये तो दूध है, ढूंढें तो इंशाल्लाह मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा दूध अवेलेबल है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि आपकी जो कलाकंद है वो तो तहाइफ की फॉर्म में मुल्क से बाहर भी जाता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेशन वाइड इंटरनेशनली लोग फ़ोन करते हैं, पैकिंग करवा के लेके जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कस्टमर का हमें रिस्पांस आता है। और ये थे हाफिज मुकर्रम, और उन्हीं की जुबानी आपने इस कलाकंद की कहानी सुनी कि इसमें इतना टेस्ट क्यों है। तो मैं कहूँगी कि जो भी उकाड़ा आए वो यहाँ पर अगर मीठा खाना चाहे तो कलाकंद से बेस्ट चीज़ उसे और कोई नहीं मिलेगी। मैं तो और मज़ीद खाने वाली हूँ और पैक भी करवाने वाली हूँ। मज़ेदार। नाज़रीन, ज़िला उकाड़ा में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 2 तहसील हेडक्वार्टर, 7 देही सेहत के मराकज़, 14 बुनियादी सेहत के मराकज़, 9 देही डिस्पेंसरीज़ और 7 MCH मराकज़ समेत यहाँ पर कुल 40 इदारे काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं THQ रिनाला खुर्द में मौजूद हूँ और यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर तो ऑपरेशन थिएटर ही फ़ाल नहीं है, जो कि मरीज़ों की या यहाँ पे जो भी कोई आता है तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। और यहाँ पर पता चला है कि जब भी कोई मरीज़ आता है उसको वैसे ज़ाहिर सर्व नहीं किया जाएगा, तो उसे किसी शहर उकाड़ा या लाहौर की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। और ये जो हॉस्पिटल है वो नेशनल हाईवे के करीब है, तो हादसात होते रहते हैं, और जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता और ऑपरेशन थिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बेसिक नीड की तरफ ज़रा तवज्जो लेकर आए। नाज़रीन, ज़िला उकाड़ा की शरह खानदगी 73% है। तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर 1609 स्कूल्स, 35 कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और सलमान कंबो कॉम्प्लेक्स। लेकिन देखा गया है कि यहाँ पर मसावी तालीमी हकूक़ मैसर नहीं हैं। यहाँ का एक गांव 31-2R जिसमें अब तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, और वहाँ के तकरीबन 300 बच्चों को साथ वाले किसी गांव में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। शरह खानदगी को देखें तो लगता है कि यहाँ पर तालीमी मयार तो अच्छा है, लेकिन डेवलप्ड इलाके में। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के कस्बों और गाँव पर भी तवज्जो दें ताकि इस शरह खानदगी को मज़ीद बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला उकाड़ा की एक तहसील रिनाला खुर्द में मौजूद हूँ। ये जो खित्ता है किसी दौर में बड़ा ही बंजर और गैर आबाद हुआ करता था। फिर 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में उस वक्त के कर्नल ने इस शहर की बुनियाद रखी
और उसने अपनी बेटी के नाम पर इस शहर का नाम रखा, रनाला जो कि था। और इसकी एक तारीख़ी अहमियत इस लिहाज से बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से बादशाह अकबर का भी गुज़र हुआ और उसी बंदे ने इस इलाके को बारी दोआब का नाम दिया, दो दरियाओं ब्यास और रावी की वजह से। फिर इस खित्ते के अंदर कामयाबियों के राज पहना है, जैसे कि सर गंगा राम ने यहाँ पर ज़मीन की सैराबी के लिए पावर स्टेशन के मंसूबे पर काम किया। और ये खित्ता इस वक्त बड़ा ही ज़रखेज़ है और ये जो मशहूर है यहाँ की बेहतरीन मिल्क प्रोडक्शन और उसके अलावा फलों की जो यहाँ पर बहुतात है। और इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं कि अमरूदों का भरा हुआ बाग है और मैं भी आपको इसकी सैर करवाने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि अमरूदों के फ़वाइद क्या होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द अमरूदों से भरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत बाग है, उसका नज़ारा कर रहे हैं। और मैं अमरूद तोड़ना चाहूँगी, बस मुझे कोई प्यारा सा गुलाबी सा, क्योंकि अमरूद ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सफ़ेद और एक होता है रेड। कहते हैं कि रेड जो है वो, हालांकि सफ़ेद भी कोई इतना बुरा नहीं होता, लेकिन रेड को ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब मैंने आपसे चूँकि कहा था कि अमरूदों के मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फ़ायदे, और फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं जो हमें लिटरली नहीं समझ आती, क्योंकि अमरूद इस सीज़न में आपको हर रेडी पर वो नमक मिर्च चाट और वो बनू के जो पेश करते हैं, आपको लगता है इतना आम है तो ख़ास कैसे हो सकता है, लेकिन अमरूद बहुत ख़ास फल है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एक फ़ायदा है वो ये कि ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, यानी आप बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, इसको आसान ज़ुबान में ये कह सकते हैं। फिर दूसरा ये कि ये आपकी डाइजेशन को बेहतरीन करता है, यानी आपने खाना खाया, आपको हाजमे का प्रॉब्लम है तो आपका हाजमा बड़ा अच्छा होगा। फिर तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल हमारी नीड है कि जी हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए और इंटरनल भी अच्छा होना चाहिए, तो अमरूद वो चीज़ है जो आपकी स्किन को भी बहुत यंग रखता है और फ्रेश रखता है। उसके अलावा आपके पेट को साफ़ करता है। वो जो माएँ होती हैं ना, कहती हैं बच्चों का पेट ख़राब हो गया, पेट तो वैसे सबके ख़राब हो जाते हैं, बड़े क्या छोटे क्या, तो ये उनके लिए बड़ा मुफीद है कि आप अमरूद खा सकते हैं। और इसके बड़े तरीके हैं, आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, आप इस पर मीठी कोई चीज़ चटनी डाल के खा सकते हैं। फिर कच्चे अमरूद का सालन भी बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये मैं बना चुकी हूँ और वाकई बहुत मज़ेदार होता है। फिर इसके अलावा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को लो रखता है और उसके अलावा आपका जो निज़ाम हज़्म है उसको बेहतरीन करता है। तो इतने ज़्यादा मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं, इस छोटे से अमरूद में इतने फ़ायदे हैं। मत जाएं डॉक्टर्स के पास, मत खाएं दवाइयाँ, ये नेचर ने आपको इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है ना, इसी से इस्तेफ़ादा करें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़िला ओकाड़ा दो वजूहात की वजह से बहुत मशहूर है। एक तो यहाँ की मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा इसके फलों का विज़िट करवा दिया। और इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। ज़िला ओकाड़ा में मैंने देखा है कि शाम का मंजर नहायत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि नहर में जब शाम के वक्त मवेशी नहा रहे होते हैं, बेटा थोड़ी देर वेट कर लो, मवेशी नहा रहे होते हैं ना, तो वो मंजर बड़ा काला काला सा होता है। वो ये बताता है कि भी यहाँ पर मवेशियों की बहुतात है और यहाँ की जो ख़ास नस्ल है वो है नीली रावी मैडम, और दूसरी है यहाँ पर साहिवाल नस्ल, ये फेमस है। और मैं इस वक्त ऑनेस्टली मैं इतना डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के जो है ना जो देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, उन्होंने बताया कि ये ना ये अपने मालिकों को पहचानती हैं जो डेली बेसिस पे। अच्छा बाजी एक सेकंड, वो ना पहचानती हैं। अब ये इस टाइम इतने मतलब ये गुस्से में और इतना ये मैं नहीं चाहती कि कुछ कर दें, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ का दूध ही नहीं बल्कि यहाँ का पनीर, मक्खन, देसी घी, हर चीज़ मशहूर है। और यहाँ का जो दूध है ना वो ना सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। मैं यहाँ ये देखने आई थी कि क्या जानवरों को रखने का जो सिस्टम है वो हिफ्ज़ाने सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक है। तो जी है, बिल्कुल है। सब जो है ना
बड़े अच्छे तरीके से है, लेकिन एक छोटा सा इशू है कि वाकई यार जानवर होता है वो अपने मालिक से बड़ा मानूस होता है, तो मालिक से हटके कोई आएगा ना तो थोड़ा सा गुस्सा तो दिखाएगा। तो ये देखें, इनकी आप सेहत देखें, इनकी मुझे खासियत आके पता चली है कि ये जो नस्ल है नीली रावी नस्ल और ये साहिवाल नस्ल, इनका ये एक फ़ायदा है कि बीमारी इनको जल्दी नहीं लगती माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मतलब मौसम के जो शदीद इंटेंस उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से फेस कर जाती हैं। तो इससे पहले कि ये मुझे लात दे मारे और मैं फिर निकलूँ, मैं खुद निकलना पसंद करूँगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं ओकाड़ा के एक नवाही गांव 34-2R में मौजूद हूं और ये जो कोठी कह लें, हवेली कह लें या एक तारीखी इमारत कह लें मौजूद है, ये 3 एकड़ रकबे पर 1912 में तामीर की गई थी और इसे 9 लक्खी कोठी कहा जाता है। वो इसलिए कि इसकी तामीर पर 9 लाख रुपए की लागत आई थी। इसमें जो मौजूद 22 कमरे, उसके अलावा 4 बावर्ची खाने, फिर रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम, फिर किताबों के लिए अलमारियां हो गई, लैंप्स हो गए, लॉक सिस्टम, फर्श, और ख़ासकर इसके अंदर एक मौजूद है मेहमान खाना और उसकी जो छत है वो इसकी तर्ज़ तामीर का, इसकी खूबसूरत तर्ज़ तामीर का एक मुँह बोलता सबूत था। वो इसलिए कि अब वक्त की धूल ने ये सब कुछ धुंधला कर दिया है। इस इलाके के नंबरदार मेहर मंशा जो 1965 से यहाँ पर नंबरदारी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, उनका कहना है कि इसके कमरे और राहदारियाँ इस तरीके से बनाए गए कि अगर कोई शख्स एक दरवाजे से इसके अंदर दाखिल होता है तो वो हो ही नहीं सकता कि उसी दरवाजे से वापस आए, और कभी शाज़ो नादिर ऐसा हो जाता था तो वो इनाम के तौर पर उसे 500 रुपया और साथ में पग देते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये हमारा एक तारीखी विरसा है, हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए महफूज की जानी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला ओकाड़ा के एक तारीखी कस्बा जिसे सतघरा कहा जाता है, और लफ्ज़ सतघरा के हवाले से कई मुख्तलिफ रिवायात हैं। पहली तो ये कि लफ्ज़ सत का मतलब है सात और घरा का मतलब है घर या ख़ानदान, और ये वो 7 ख़ानदान थे जो अजीम बलोच लीडर मीर चाकर आज़म रिंद के साथ यहाँ आए और आबाद हो गए। फिर एक और रिवायत कहती है कि इस इलाके की तामीर 9-7 दफ़ा की गई, इसलिए इसे सतघरा कहा जाता है। फिर एक और रिवायत का कहना है कि ये लफ्ज़ सतघरा लिया गया है संस्कृत के एक लफ्ज़ सीता से, जिसका मतलब है सच, यानी ये कहलाती है सच की सरजमीन। कुछ मुअर्रिखीन ये बयान करते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़ख्मी सिपाही आए सिकंदर आज़म के, और वो यहाँ आकर रहने लगे। वो सिपाही आए थे मैसेडोनिया के इलाके स्टैगरा से, और उन्होंने इस इलाके का नाम भी स्टैगरा रख दिया, और तब से इस इलाके का नाम सतघरा पड़ गया। आइए कुछ मज़ीद तारीख खंगालते हैं इस सतघरा के हवाले से। बलोच कौम मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल है और उन्हीं में से एक कबीला रिंद है। मीर चाकर आज़म जिसके सरदार थे और आप एक अजीमुश्शान सिपा सलार थे। तारीख़ में आपको बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि आपने मुगलिया सल्तनत बचाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। जब शेर शाह सूरी हुक्मरान बना तो हुमायूं ईरान के शाह तहमासब के दरबार पहुंचा, तो आपने हुमायूं को हिंदुस्तान वापस बुलाने के लिए राह हमवार की।
तारीख के मुताबिक आप रिंद लाशार जंग के फाते हुए और कहा जाता है कि ये जंग कई साल तक जारी रही। फिर आप पंजाब के एक इलाके सतघरा में आकर आबाद हुए। इस वक्त मैं आपके मकबरा पर मौजूद हूँ। आइए आपको अंदरूनी मनाजिर दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला उकाड़ा के एक गांव जिसे कहा जाता है ठट्टा गुलाम का धीरू का ये गांव में मौजूद हूं। और इस गांव की एक तो वजह शोहरत यहाँ की सादा और आम तर्ज ज़िंदगी, लेकिन एक और बड़ी मेन वजह वो है यहाँ की गुड़ियाँ। इस विलेज को डॉल्स विलेज यानी गुड़ियों का गांव भी कहा जाता है। और कौन सी गुड़ियाँ? वो ये गुड़ियाँ हैं जो आप कह रहे होंगे ये मुझे अचानक से कहाँ से मिल गई। और मैं यहाँ आकर बड़ी मुझे खुशी हुई है कि इन लोगों ने कैसे इनको बनाया है, फिर सजाया है, और ये किसी म्यूज़ियम से कम नहीं लग रहा। और म्यूज़ियम से याद आया कि इन गुड़ियों की एक बड़ी प्यारी हिस्ट्री है, वो भी अभी आपको बताने वाली हूँ। और इनको वर्ल्ड लेवल पर भी ले जाया गया है। वो ले जाने वाली या वाला कौन था वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, जो मुझे यहाँ के पता चला है वो ये कि ये गुड़ियों के बाल असली हैं। और उसके अलावा यहाँ डिफरेंट हमारे जो सूबे हैं उनको डिपिक्ट कर रहा है। फिर डिफरेंट कल्चर, जैसे ये अफ़गानी कल्चर हो गया, ये हमारी कश्मीरी बहन हमारे साथ मौजूद है, हमारी सिंधी बहन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये वो गुड्डा गुड्डी जो मैंने सुने थे शादी होती है गुड्डा गुड्डे की, और ये वही हैं और इतने खूबसूरत से हैं, तो कैसे इनके साथ खेला ना जाए। मेरा सच में दिल कर रहा है कि मैं सारे गैजेट्स को गोली मारूं। और ये असल गैजेट्स हैं, ये ऑर्गेनिक हेल्दी गैजेट्स हैं, मतलब आपका दिल करता है खेलने को, हेल्दी हैं ये। फिर ये जो यहाँ पे इन्होंने रिक्शा बनाया हुआ है, फिर ये ट्रक आर्ट है, और चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, इतना प्यारा प्यारा। अच्छा, ये जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसके लिए, मतलब वो इसको देखते देखते ही अपनी कॉपियाँ भर लेगा। फिर उसके अलावा जी ये देखिए छोटे 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 ये पता नहीं कौन कौन से जानवर बना रखे हैं, और बड़ी क्यूट उनके गले में जो घंटी भी है। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीज़ें चलें फिर भी कहेंगे आपने कभी देखी होंगी, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि आपने कभी नहीं देखा होगा। अब मैंने पहने हुए हैं, ये हैं जी इयररिंग्स। और ये आजकल की जो लड़कियां हैं ना, बहुत फैशन, तो ये बड़ा खूबसूरत फैशन है। आपने पहना होगा ना, एक दफ़ा पूछेंगे ज़रूर कि यार ये कहाँ से बना है, ये किस दुकान से लिया है। तो ये इस खूबसूरत गांव ठट्टा गुलाम का की पहचान है, यहाँ की दस्तकारी, यहाँ की गुड़ियाँ। और उसके अलावा मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखानी है जो मुझे यहाँ के पता चली। एक छोटी सी स्टोरी मैं क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे समझाया था कि ये स्टोरी होती है। अच्छा जी, ये एक है गांव की सादा सी शर्मीली सी लड़की, और इसको पता चला है कि इसके गांव में कोई आया है। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, इतने ज़्यादा लोग, अरे मैं तो शर्मा गई। तो फिर अब कहती है कि नहीं यार, कोई आए ना, कोई मेहमान हो तो उसके साथ प्यार से बात करते हैं, हाँ ना, प्यार से बात करते हैं, हाँ, और उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि यही तो देही जिंदगी की पहचान है, यही तो हमारे बड़े खुले दिल हैं। मैं बाहर आ गई, अरे वाह, ये तो सुनो टीवी की टीम आई हुई है। और ये क्या, एक मशहूर और मारूफ होस्ट एंकर उकाशा गुल। हाँ, मैं उकाशा गुल हूँ, कैसी हो? इसका नाम हम रख देते हैं, चलें जी, इसका नाम मैं रखती हूँ डॉक्टर सेंटा सिलर। ये नाम मेरे ज़हन में अचानक कहाँ से आ गया? अरे इनको परवान चढ़ाने वाली, इनको वर्ल्ड लेवल पे फेमस करने वाली ना, ये डॉक्टर सेंटा सिलर ही हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन गुड़ियों की मेकिंग कैसे होती है। फिर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलाऊंगी। मैं तो बड़ा इंप्रेस हुई हूँ उनसे मिलके, और उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाने वाली हूँ इसकी कहानी कि ये आर्ट क्या है, कैसे शुरुआत हुई और कैसे इसको वर्ल्ड लेवल पर फेमस किया गया। आइए मेरे साथ।
नाज़रीन, आपने मुहावरा सुना होगा, जैसा देश वैसा भेस। तो मैंने भी आज वही कोशिश की कि जिस देश में मैं हूँ उसी भेस में ढल जाऊँ, उसी रंग में डूब जाऊँ और उसी अदा में रंग के आपको वही चीज़ महसूस करवाऊँ जो मैं कैमरे के इस पार कर रही हूँ। और अब वक्त आ गया उस इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से आपको मिलवाने का, वो कहानी सुनाने का। पहली वो शख्सियत डॉक्टर सेंटा सिलर और दूसरी अमजद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुकाशा जी। लेकिन बदकिस्मती के वो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ ये मौजूद हैं, यही सुनाएंगे। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत के साथ हूँ। डॉक्टर सेंटा सिलर जो हैं वो मेरी उस्ताद थी। माशाल्लाह। मैं जो जर्मनी का इस वक्त है दारुल हुकूमत बर्लिन, वहाँ पे एक ग्राफिक स्कूल है लेटे फेराइन, तो वहाँ पर वो टीचर थी और उनसे ज़ाहिर है बहुत कुछ सीख रहे थे। हम मुख्तलिफ मज़ामीन उनसे पढ़ रहे थे। तो उनको पाकिस्तान के साथ बहुत दिलचस्पी कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनमें हुनर बहुत है, यानी वो कशीदाकारी मतलब बहुत अच्छी कर लेती हैं। तो और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर गुड़ियाएँ भी बनाई जाती हैं और ख़ुद उन्होंने एक टूरिस्ट के तौर पर शहरों में घूम फिर कर देखा तो उनको कोई पाकिस्तानी अच्छी गुड़िया नहीं नज़र आई। तो उनके जहन में ख्याल आया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर मैं शुरू करूं तो इनका जो है ना रोज़गार का बंदोबस्त हो सकता है। तब फिर उन्होंने ये किया कि इवन वापस जर्मनी जाकर उन्होंने को 3 या 6 माह का एक डॉल मेकिंग कोर्स किया। और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पे आई तो वो यहाँ पर 6-6 महीने और सख्त गर्मी में, यहाँ पर बिजली नहीं थी, यहाँ पर और सहूलतें नहीं थी, तो इंतहाई मुश्किल वक्त उन्होंने यहाँ पे गुजारा, लेकिन वो लोगों के अंदर रहीं। उन्हीं का पका हुआ जो वो खाना खाते थे वही उन्होंने खाया, उसमें वो बीमार भी हुई, लेकिन उन्होंने ये किया कि एक ज़ीरो से उन्होंने काम शुरू किया। गुड़ियाएँ उन्होंने बनाई, लाहौर लेकर गईं, वापस अमेरिकन क्लब और दूसरे जो लेडीज़ के क्लब थे वहाँ पर उन्होंने उनको मुतारिफ़ करवाया। तो उनको जो है ना वो बिकी तो उन्होंने और सामान लिया और सामान से और चीज़ें बनाई, फिर वो जाकर बेची और ज़्यादा उससे आमदनी हुई। बिल्कुल। उससे ये हुआ कि यहाँ की लड़कियाँ और ख़वातीन जो हैं वो इंटरेस्ट लेने लगी, उनको इजाफी आमदनी मिलने लगी और घर बैठे। मेरा यही मैसेज है कि आप लोग भी जितना हो सके इंसानियत की खिदमत करें। उस खातून ने यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की है और अब हम यहाँ पर बैठे उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे शो का मकसद है कि मैं आपको पाकिस्तान के खूबसूरत रंग दिखाऊं। इस फ्रेम में जितने आपको रंग नज़र आ रहे होंगे ना, वो बचपन की एक किट मिलती थी 12 रंगों वाली, उससे भी ज़्यादा होंगे, आई बेट। इस वक्त ये देखें जी, चारपाई माहौल बना हुआ है और सहेलियों की तरह हम लोग शाम का वक्त है बैठे हुए हैं। और सबसे खूबसूरत जो वो हमारे फ्रेम में है ना कि साग बन रहा है लाइव, जो बड़ा अब दूर दराज के मकामात पर ही मौका मिलता है देखने का। और अम्मा जी भी माशाल्लाह, वो एक होता है ना फेस बता रहा होता है कि कल्चर है, ये सकाफत है, तो अम्मा जी का माशाल्लाह फेस भी अम्मा जी साग ले गई। तो अब देखें जी, ये आपको ऐसा कभी फर्श नज़र आया होगा, मतलब मकई सूखने डाली हुई है और हम लोगों ने यहाँ चारपाइयाँ बिछा ली। हमने कहा जी अपनी सहेलियों के साथ बैठते हैं। तो मेरी जो पहली खातून सहेली मेरे साथ बैठी हुई है वो है मिस फरजाना, जो कि जिस सेंटर की अभी मैं आपको सैर करवा रही थी, वुमेन आर्ट सेंटर है, जिसे सेंटा सिलर सेंटर भी कहते हैं, उनकी इंचार्ज हैं। फिर उसके अलावा ये मिस शमा हैं जो यहाँ पर सीनियर वर्कर्स में इनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। और सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब ये बड़ा आसान कदम है आपने जो उठाया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस चीज़ की बिना पर आपने कहा कि अच्छा ये होना चाहिए? जी, यहाँ पे जब सेंटा सिलर ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो उन्होंने देखा कि जो ख़वातीन हैं या यंग लड़कियाँ, एक तो बच्चियाँ जो थी वो स्कूल नहीं जाती थी, बिल्कुल, और बाकी घरों में ऐसे छोटा मोटा काम कर रही हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहले देखा कि मैं इनको ना कुछ इनके साथ मिलके काम करना चाहूँगी। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, दिमाग सबको दिया। अब एजुकेशन नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि आप हुनरमंद नहीं हो सकते। हुनर उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा इनमें, घरों में जाके उन्होंने विजिट किया, सबसे मिली, उनका काम देखा, जो वो कढ़ाई कर रही हैं या जो बेसिक हमारी गुड़िया बनती है उसको यहाँ पे चुड़ैल कहती थी,
वो छोटी छोटी धागे की और कपड़े और वुलन की वो उसमें वो डॉल बना के उनको देख के तो फिर हमने उसको आपने प्रमोट किया आगे। सेंता ने फिर मजीद रंग देने की कोशिश की कि ये बहुत अच्छी बन जाए। बिल्कुल। और तब हमने वो गुड़िया बनानी शुरू की। पहले हमने वो बनाई जो बेसिक हमारी गांव की डॉल, जो बचपन से आप जो बचपन से नानी दादी बना रही थी। और उसके बाद हमने फिर इसमें वो क्रिएटिविटी आ गई कि ये इस सूबे की गुड़िया है, ये सूबे का गुड्डा है। बहुत देर बाद जाके, मतलब शुरू में तो हमने बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू किया था कि इनको सिलाई सिखाना एक तरह से। और अब ये है कि जितनी लड़कियां काम करती थी सबको सिलाई आती। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये एक पूरा पीस बनाने में, जैसे कि डॉल मिस शमा ने पकड़ी हुई है, अब देखें ये डॉल एक मतलब सिर्फ इसमें जान नहीं है, एक लड़की है, उसका लहंगा है, शर्ट है, दुपट्टा है। उससे क्या फायदा है कि एक तो 8 पीसेस तो बन ही रहे हैं, लेकिन घरदारी के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई में बड़ी आसानी होगी। मिस शमा ये बताएं कि आपकी उस्तानी सख्त हैं या नरम? नरम। सामने बैठी हैं, डर से तो नहीं कह रही हैं? माशाल्लाह शम्मा इतना प्यारा मुस्कुराती हैं। मुझे ये बताएं कि आपको अच्छा लगता है ये काम करते हुए? बिल्कुल अच्छा लगता। बचपन में ऐसा होता होगा आपके, जी है ना? जी। तो कभी गुड्डे गुड्डी की शादी करवाई हो? बिल्कुल कराई। कभी गुड्डी नाराज होके घर आ गई हो? नहीं, नाराज होके कभी भी नहीं गा रही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसमें दिखाएं जरा, इसमें मटेरियल क्या क्या यूज होता है? अब जैसे ये गुड्डी है तो इसमें ये तो चले कपड़ा हो गया, इसकी फिलिंग के तौर पे आप इसमें क्या यूज करते हैं? ये हम जर्सी मटेरियल लेते हैं, जो ये कपड़ा मतलब है जर्सी का है और फ्लेक्सिबल है। सही। और इसके पार्ट्स अलग अलग हैं। सही। अच्छा, इसमें खुस्सा भी, ओए होए होए होए, ये तो मैंने अभी देखा है, ये इसने खुशियां भी पहनी हुई हैं छोटी छोटी सी। ये बहुत ही क्यूट है भाई। और ये देखिए। हाँ। अच्छा, उसने मतलब प्रॉपर हर चीज, हर तरह के कपड़े उसने पहने हुए हैं। शीप वूल यूज करते हैं, कभी कारपेट वूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो भी मिल जाए मतलब। और फिर उसमें ज्वेलरी आपने सारी पहनाई हुई है। वाह है, इसका ये गाना है जो गांव का एक फेमस है गाना। जी मुझे का होता है। हाँ जी, मुझे भी कुछ अर्सा पहले पता चला ये गाना होता है कि जब दुल्हन होती है तो उसको आई थिंक यहाँ बांधा जाता है ना? नहीं, यहाँ। अच्छा, यहाँ बांधा, तो ये यहाँ पे भी पट्टी बांधते हैं, बाजू बंद क्या कहते हैं उसको? वो हिंदू बंदे ने, लेकिन ये नहीं, हमारे भी यहाँ मैंने देखा है कि बांधते हैं। तो अच्छा जी, ये गाना है, ये एक रिवायत होती है दुल्हन के बांधने की। और फिर इन्होंने किस तरह से उसको, बाल कहते हैं कज्जे हुए ने, मेरी नानी कहती है अपने बाल काजले। काजले या कुंजले? कुंजले। कुंजले। उसके बाल देखें कैसे कुंजे हुए हैं इन्होंने, और बड़ी क्यूट क्यूट सी चीजें। फिर एक और चीज है, अच्छा वो एक कैलाशी बच्ची नहीं गुड़िया मुझे नजर आ रही है, वो भी दिखाएं जरा। हाय हाय, इसमें तो बड़ी मेहनत हुई होगी। शम्मा से पूछते हैं इसकी मेहनत जरा बताएं। ये गुड्डी आपने कितनी देर में तैयार की होगी? ये भी 3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये सारी चीजें आपको किसने बताई? पिक्चर्स दिखाई या ये सेंटा तस्वीरां ले आई, साडी जो टीचर है ना तस्वीरां ले आई तो उन्हें वेख के ਅਸੀਂ बनाई। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाथ है इस मेहनत में, इस इदारे को चलाने में, इस संता नामी खातून का। तो मैंने कहा चलें, जो इतनी मेहनत कर रही हैं बिहाइंड द कैमरा, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, हम मॉल में जाएंगे, एग्जीबिशन लगा होगा, उठा के ले आएंगे, लेकिन हम पे कर देते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसमें एक एक टांके में कितनी मेहनत है। ऐसे ही है। तो ये कढ़ाई भी, मुझे यहाँ ये बता रहे हैं कि एक एक चीज़ खुद बनाई है इन्होंने। इसके जो सूट है, इस पे वुलन की ये सारी मशीन से काम किया हुआ है। इसकी ये जो बेल्ट है ये अलग से बनती है। अच्छा जी। ब्रेसलेट है। अरे वाह, ये ज्वेलरी है, ये बेल्ट भी है। ये बेल्ट देखने ना, मतलब ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बंदा कहता है चोरी करके जेब में डाल के कर ले। वो बहुत प्यारा है। चलें जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, और जाते अपनी चीज़ें चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरा कोई पता नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा शम्मा आपसे मिलके, मिस फरजाना आपसे मिलके, और मेरी दुआ है कि आप लोग इस कल्चर को ऐसे ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे हमारी जो देही ख़वातीन हैं उन्हें मौका नहीं मिलता पढ़ने लिखने का, उन्हें मौका नहीं मिलता बाहर जाने का। लेकिन आप यकीन करें, हमारा जो मर्द यहाँ का जितना मेहनत कश है ना, हमारी खातून, हमारी जो यहाँ की फीमेल है गाँव की, वो भी उससे ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि 2 हाथ 2 कदम आगे है। तो प्रमोट करें, ख़वातीन का साथ दें, उनके पास बहुत हुनर है, उन्हें सामने लेके आएं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त
एक अम्मा जी मौजूद हैं, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मतलब जिन्हें देख के लगता है कि जिन्होंने ना उम्र गुजारी है और इनको टटोलेंगे तो बड़ा कुछ हमें सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो पहले तो मुझे ये सिखाएं कि आग कैसे जलानी है। हालांकि मैं बचपन में जलाती थी, बहुत से लोग कहते हैं एड्डी तू बढ़नी, मैं मुझे आती थी जलानी, लेकिन अब मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए सीख रही हूँ। आहा, आग बस थोड़ी देर में लगने वाली है। अम्मा जी का नाम है बशीरा बीबी और अम्मा जी को मैं बड़ी मुश्किल से मनाया। मैंने कहा अम्मा जी मेरे से थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि हम अपनी माँ जी को सुनें। तो माँ जी मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इसी गांव में पैदा हुई, पली बड़ी? आहा, आग लग गई है। अब मुझे ये बताएं कि आप इसी गांव में पैदा हुई थी? हाँ जी। अच्छा, अम्मी अब्बू भी इधर ही, बहन भाई भी इधर ही? हाँ जी। तो कैसा बचपन कैसा था, पहले ये बताएं। बचपन की कोई सोहनी जी गल मैनू दसो, सोहना जा वाकया। उधर तो रहना हाँ? बंदे च दिमाग पूरा नहीं होता जब वो टाइम होता है। हाँ जी, खेडन दा टाइम अम्मा का होता है। कहने से मुराद ये है कि जब बंदा बचपन में होता है ना, तो उसका दिमाग उतना तेज और शार्प नहीं होता, वो बच्चा होता है। तो बच्चा जब तुसी बच्चे सी कोई शरारत कोई कदे मार पई होवे अम्मी अब्बू तो तुसी चंगे वाले बच्चे सी, मेरे वर्गे नहीं सी शरारती हैं। मैनू ये दसो कि अम्मी अब्बू दी केड़ी गल याद आंदी है? अम्मा अब्बू दी केड़ी नहीं याद आउंदी। कोई एक दसो जेड़ी याद आंदी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद ਆਉਂਦੀਆਂ। प्यार किन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ना बहुत प्यार करदे ਸੇ अब्बू अम्मी। जट नाल विसले सारी दिहाड़ी खेडदी आई। अच्छा, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 8 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ जी, मेरे नाल। मेरे नाल, ये कॉन्फिडेंस है। मैं भी कहती हूँ मेरे अम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। याद आ गई उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे भी इमोशनल कर दिया आपने, पता है? बहुत अब्बू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी जब हुई तो फिर इसी गांव में रहे आप, फिर काम शाम क्या किया, मतलब कभी पढ़ाई की या काम किया, किस तरह से लाइफ गुजारी? बस खेती बाड़ी करते फिरदे। अच्छा, पोतरल्ला कोई ना देता, बेटियां हैं। अच्छा, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ घर दे उंडा रहन। पढ़ाई एक 5 माता पढ़ी आई, मोड़ों दा प्यो आ वो साखा भी कारोबार घर दा नहीं ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ? जी मैं सारे काम करनी है, जैसे कि कोई दसो मैनू, जेड़े कोई आखे। मैं आपको यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ व्यूअर्स कि आप लोग कहते हैं कि सारे हाँ काम जी, करने हैं, ये सारा देखें। आजकल हम क्या करते हैं, पेंट का डब्बा मंगाया थे, पेंट कर दी थी। ये सारा हाथ से किया हुआ काम है। ये चेक करें क्रिएटिविटी कि जो एक्स्ट्रा बल्ब आपके बच गए हैं वो भी लगा दिए डेकोरेशन करने के लिए। फिर ये हाथ से सारी, फिर ये देखें हवा के क्रॉस के लिए इन्होंने कैसे बनाई हुई है। वो देखें कि जी हम कैसे बर्तन सुखाते हैं, कपड़ा मार के या कोई ड्रायर के नीचे या कोई इस तरह से। वो नेचुरल वे है बिल्कुल कि आपने देगचियां उल्टा दी, वो सारा दिन सूखती रहेंगी और फिर देगचियों के नीचे मिट्टी लगाते हैं ना। हाँ जी। और वो क्या चीज़ है, ये इन दो चीज़ों की मुझे समझ नहीं आई। उनदे विच दुध, उनदे विच दुध है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि रॉयल जो इरा था उसमें भी मैंने आपको जब हमने आपको उमर हयात महल दिखाया था, उसमें एक फ्रिज बनी हुई थी और उसके बिल्कुल वो इसी स्टाइल की बनी हुई थी। ये जो चीज़ बनी है ना, जिसके ऊपर ये प्यारी सी कैप सी बनी हुई है, इसके अंदर रखा जाता है दूध या सालन या कोई भी ऐसी चीज़, और इसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख है ना, ये काम करते हैं फ्रिज का, यानी हवा जब क्रॉस होगी तो चीज़ खराब नहीं होगी। अब मुझे दूसरी चीज़ का बताएंगे, वो क्या है? उनदे उते भांडे वाला भांडे उंजी रख लिए। अच्छा अच्छा, तो देखें जी, ये हमारी है विलेज लाइफ, कितनी प्यारी, कितनी ऑर्गेनिक। और हम कहते हैं कि जी घर बनाना बड़ा मुश्किल है, घर बनाना आजकल के दौर में टफ है, लेकिन देखें इसी दौर में ये लोग भी जी रहे हैं, और कितनी सिंपल, कितनी ऑर्गेनिक, और सबसे खूबसूरत बात कि सेहत से भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं। हम कहते हैं जी बच्चे को मट्टी से बचा लें, बच्चे को जरासीम लग जाएंगे। इस वक्त ये सारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये मट्टी है,
और मिट्टी में इतनी शिफा है, मिट्टी में इतनी सेहत है, और ये आपको मेरे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। और इस सब की आर्टिस्ट हैं हमारी प्यारी अम्मा जी बशीरा बीबी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हम जानते एक सोहनी जी हग ते बन दी दुआवां करनी है तुसी मेरे लिए कि ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। बस